डियर स्टूडेंट्स, धन निरंकार नेक्स्ट टॉपिक लेके हाजिर हैं आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले के टॉपिक पूरे हो चुके हैं। अब हम आते हैं थर्ड यूनिट में, थर्ड पेपर के फिशरी बायोलॉजी के तीसरे यूनिट में चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन एक्वाकल्चर। इसमें आपको पढ़ना है सेक्स मैनिपुलेशन, क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन, जीन इंजीनियरिंग। और सेकंड टॉपिक में ट्रांसजेनिक फिश। तो आज हम आपके सामने इन्हीं में से टॉपिक को लेकर के डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इन एक्वाकल्चर। ये नोट्स हमने आपको भेज भी दिया है व्हाट्सएप पे, आप इसको देख करके पढ़ लीजिए। और ये डिस्क्रिप्शन हम देते जा रहे हैं, आप इसको देखते जाइए। हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर यानी एक्वेटिक बॉडी में, वाटर बॉडी में कल्चर किए जाने वाले डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, जिसमें फ़िश भी आते हैं, मोलस्क आते हैं, क्रस्टेशियंस आते हैं, सीवीड्स आते हैं। ये सब जो होते हैं इनका कल्चर कराना और इनको जो है कि फूड आइटम्स के रूप में जो है कि मार्केटिंग करना, ये सब कल्चर एक्वाकल्चर में आता है। तो एक्वाकल्चर में जेनेटिक्स एप्लीकेशन को अप्लाई करना किस तरह से, आप जानते हैं कि पॉपुलेशन को देखते हुए फूड मटेरियल की कमी की पूर्ति के लिए डिफरेंट टाइप की योजनाएं बनती रहती हैं, बनाई गई हैं इस डिपार्टमेंट में। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनमें जेनेटिक्स का क्या रोल है, वो यहाँ पे आपको डिटेल देखना है। ये टॉपिक वही जानना चाहता है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं, इसमें आप देखेंगे द वाइल्ड हार्वेस्ट ऑफ फिश इन वर्टिब्रेट्स मेनली मोलस्क एंड क्रस्टेशियंस एंड एक्वेटिक प्लांट्स मेनली सीवीड्स has provided human populations across the globe with important sources of nutrition from ancient times। आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही जो है कि फूड मटेरियल के रूप में जो इंसान जो है प्रयोग करता आ रहा है, फिश को, सीवीड्स को, मोलस्क को, क्रस्टेशियंस को। क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया और उसके खाने के जो आइटम्स थे, ख़ास तौर से एक्वेटिक रीजन जो एनिमल्स हैं जो उसको भी वो कंज्यूम करता है, तो उसमें जो है कि पॉपुलेशन बढ़ता गया तो उसकी कमी भी होती गई। तो धीरे धीरे ये भी महसूस किया गया कि इसके जेनेटिक को इम्प्रूव किया जाए और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो एंशियंट टाइम से ये एफर्ट इंसान करता आ रहा है और आज रिसेंट पीरियड में इस पे काफ़ी काम हुए हैं, जो आपके सामने इस टॉपिक में डिस्क्रिप्शन सामने दिया जा रहा है। टुडे एक्वाकल्चर एंड कैप्चर फिशेज डायरेक्टली इम्प्लाई ओवर 180 मिलियन पीपल। आज दुनिया में लगभग 180 मिलियन लोग जो हैं वो डायरेक्ट फिश कैप्चर से जुड़े हुए हैं, यानी फिश मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। यानी 180 मिलियन पीपल, लोग एक्वाकल्चर के माध्यम से फिश को कैप्चर कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है इम्प्लाई हैं, यानी इसी काम में लगे हैं। सपोर्टिंग द लिवलीहुड ऑफ 8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी दुनिया की जितनी आबादी है उसमें 8% लोग जो है इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड ईच सेक्टर प्रोवाइड्स अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड एक्वेटिक फूड सप्लाई। और इन ऊपर जो हमने कहा कि 180 मिलियन पीपल जो इसमें लगे हुए हैं, दुनिया के 8% की आबादी भी इससे के सपोर्ट में है। यानी इनके एफर्ट से, इनकी मेहनत से दुनिया में 50% जो है 50% फूड सप्लाई एक्वेटिक रीजन से हो रही है, यानी एक्वाकल्चर के माध्यम से। यानी भोजन का जो रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में, उसमें 50% फूड मटेरियल के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है एक्वाकल्चर। यानी कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है ये जो है, ये जो है कि आश्चर्यजनक बात है कि
50% फूड मटेरियल जो एक्वा कल्चर से सपोर्ट हो रहा है। तो जाहिर बात है इस फील्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, साइंटिफिकली इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, जो किया गया है वो आगे आप देखेंगे। देयर आर मोर देन 31,000 स्पीसीज ऑफ फिन फिश, इसमें लगभग 31,000 स्पीसीज फिन फिश के हैं। 85,000 स्पीसीज ऑफ मोलस्क, मोलस्का के जो है कि 85,000 स्पीसीज हैं, कितनी वैरायटीज़ हैं। 47,000 स्पीसीज ऑफ क्रस्टेशियन एंड 13,000 स्पीसीज ऑफ सीवीड्स, यानी इतने स्पीसीज जो हैं जो फूड मटेरियल के फार्म में कंज्यूम किए जा रहे हैं, इतनी स्पीसीज हैं। तो इसका मैनेजमेंट और मैनिपुलेशन ज़रूरी है। विथ मोर देन 5,000 स्पीसीज accessed in wild fisheries and about 4,400 species used in aquaculture, इस तरह से जो है 400 स्पीसीज जो है एक्वाकल्चर में जो है इन बराबर जो है कैप्चर किया जा रहा है। एक्वेटिक जेनेटिक रिसोर्सेज अंडरपिन द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड एक्वाकल्चर, यानी जो एक्वेटिक जेनेटिक रिसोर्स है, यानी एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं इनके जेनेटिक लेवल को इम्प्रूव करना, प्यूरिफाई करना, इनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इनके सस्टेनेबिलिटी को जो है कि बढ़ाने के लिए जो है कि जेनेटिक्स एप्लीकेशन की ज़रूरत महसूस की जा रही थी बहुत पहले से, जो इस पर अब काम किया जा रहा है। तो वर्ल्ड एक्वाकल्चर एंड कैप्चर फिशरीज एंड द इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एक्वेटिक इकोसिस्टम्स इन मैरीन, ब्रैकिश एंड फ्रेश वाटर, इस तरह से जैसा पहले डिस्क्राइब किया जा चुका है, मैरीन वाटर, ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर में जो ये कैप्चर फिशरीज़ है या इससे जुड़े हुए एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इसको जो है कि इसमें इतने सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इससे काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी लोग इसके सपोर्ट में और काफ़ी लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल्स टू एक्वेटिक स्पीसीज यूज्ड इन एक्वाकल्चर इज़ ए रिलेटिवली रिसेंट फिनोमेना, जो जेनेटिक एप्लीकेशन है, जेनेटिक प्रिंसिपल्स को जो अप्लाई किया जा रहा है, ये जो है रिसेंट फिनोमेना है, एक आधुनिक जो है प्रक्रिया है। एंड द सेक्टर हैज़ नॉट एट मेड फुल यूज़ ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज अदर फूड प्रोड्यूसिंग सेक्टर हैव डन, यानी कि फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, इंक्रीज़ करने लिए, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो आज के ज़माने में जेनेटिक एप्लीकेशन है। इंडीड इन इट इज़ ओनली ओवर द पास्ट 2 decades दैट देयर हैज़ बीन वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस, और इसकी ज़रूरत पहले से महसूस किया जा रहा था। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजीज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एक्वाकल्चर डेवलपमेंट, एक्वाकल्चर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कदम है ये। एंड दैट वेरी सिग्निफिकेंट जेनेटिक गेन्स कैन बी अचीव्ड थ्रू द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ वेल प्लान्ड जेनेटिक ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर एक्वेटिक स्पीसीज, इस तरह से जेनेटिक एप्लीकेशन, एक्वाकल्चर के जेनेटिक एप्लीकेशन के फील्ड में ये जो है जेनेटिक ब्रीडिंग प्रोग्राम को लेकर के बहुत अच्छा जो है कि एक वेल प्लान्ड प्लान बनाया गया, जिससे कि एक्वेटिक स्पीसीज़ के बारे में सोच करके उनके स्पीसीज़ के को इम्प्रूव किया जाए, उनके जेनेटिक जो एक मैनिपुलेशन करके उनकी स्पीसीज़ को प्यूरिफाई किया जाए और खाने योग्य मटेरियल जो है कि और अधिक उपलब्ध कराया जा सके। ये सारे रिक्वायरमेंट को देखते हुए एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इन एक्वाकल्चर की ज़रूरत महसूस किया जा रहा था। तो इस पर जो है जो टॉपिक्स हैं, कैसे बायोटेक्नोलॉजी, कैसे बायोटेक्नोलॉजिकल किस तरह से क्या किया जा रहा है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। देखिए आगे, दिस डॉक्यूमेंट ए कंपनीज वर्किंग डॉक्यूमेंट, इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो वर्किंग डॉक्यूमेंट है,
यानी इस पर जो है कि क्रियात्मक जो है कि कार्य करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज है। जेनेटिक रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज इन एक्वाकल्चर डेवलपमेंट में आगे देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस एंड समराइजेज करंट एंड फ्यूचर applications of long term and short term genetic technologies in aquaculture production। यानी कि इसमें दो तरह के टर्म यूज़ किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन, जिससे कि इसकी अपॉर्चुनिटी बनी रहे और उसका चैलेंज जो है वो भी जो है, यानी इसकी अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है, यानी इससे फ़ायदे भी हैं और इसको करने के लिए बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत तरह की ज़रूरतें हैं जो आसान नहीं है इसे पूरा करना। एंड ब्रीफली टचेज अपॉन अदर applications for the characterization and management of aquatic genetic resources। एक्वेटिक जेनेटिक रिसोर्सेज को जो है मैनेज करना और उसके कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करना, अप्रूव करना इसका काम है। एंड देयर इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंस फॉर ट्रेसेबिलिटी ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। फिश कुछ ऐसे फिश हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन उनका जो है कि डिमांड ज़्यादा है, तो जाहिर बात है उसको जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के थ्रू ही हम उसे फूड नीड के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी काम इसी फील्ड का है। जेनेटिक टेक्नोलॉजीज कैन बी यूटिलाइज इन एक्वाकल्चर फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स ऑल्दो द मेन यूज इनटू इम्प्रूव प्रोडक्शन। यानी इस टेक्नोलॉजी का, जेनेटिक टेक्नोलॉजी का जो यूटिलाइजेशन है एक्वाकल्चर के फील्ड में, उसका जो मेन वजह है, जो रीजन है वो क्या है? मेन यूज़ इज़ टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, यानी कि एक्वेटिक फूड मटेरियल को, फूड को के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना यानी बढ़ाना है। और क्या करना है? इम्प्रूवमेंट्स इन मार्केटेबिलिटी, और इस तरह से इम्प्रूव करना है कि इसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, यानी मार्केट में इसकी डिमांड है तो मार्केट में इसकी खपत भी हो तो क्वालिटी भी अच्छी जाए। डिजीज़ रेजिस्टेंस, और एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनमें डिजीज़ कम हो, यानी डिजीज़ से प्रभावित कम हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस क्वालिटी भी आए, इसके लिए भी जेनेटिक मैनिपुलेशन ज़रूरी है। दूसरा है बॉडी शेप, और जाहिर सी बात है एक्वेटिक एनिमल्स जो फूड नीड के रूप में लिए जा रहे हैं, तो अगर उनकी बॉडी शेप अच्छा है, बड़े आकार का है, साइज़ बड़ी है, तो उसका भी डिमांड अच्छा होगा। तो इस तरह से इस जेनेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू बॉडी शेप को भी इम्प्रूव करते हैं, कलर भी इम्प्रूव करते हैं, और कल्चरेबिलिटी, और इसको कल्चर आसानी से कराया जा सके जिससे कि इसकी डिमांड जो बनी है तो इसका प्रोडक्शन भी बराबर बना रहे, होता रहे, इसके लिए कल्चरेबिलिटी भी इसकी बनी रहे, आसानी से ये इसको कल्चर कराया जा सके। एंड द कंजर्वेशन, इसकी सुरक्षा भी बनी रहे। फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचर में इसकी कमी भी ना हो, नेचुरल रिसोर्सेज भी बना रहे, और ये जो है कि इसका जो डिमांड पूरी भी होती रहे एंड खपत भी होती रहे। रिसोर्सेज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय द एप्रोप्रिएट जेनेटिक टेक्नोलॉजी, ये जेनेटिक टेक्नोलॉजी से ही के फैसिलिटी से ही ये हो सकता है। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन्स। तो इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है कि इसके दो टर्म है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दो तरीके से ही हम इस लक्ष्य को पूरा पा सकते हैं। तो उसमें जो है दो टर्म है, लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? देखिए, लॉन्ग टर्म जेनेटिक इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके क्या तौर तरीके हैं, कैसे क्या किया जा सकता है, उसमें क्या किया जा रहा है, क्या करना चाहिए, क्या जो है कि नहीं करना चाहिए। डोमेस्टिकेशन एंड द फुल पोटेंशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ aquatic genetic resources will only be realized through long term breeding program। अगर ये इसका डिमांड जो बना हुआ है ये बराबर ये अवेलेबल है, इसके लिए लॉन्ग टर्म ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है कि करना होगा, जिससे कि हमेशा के लिए इस तरह के कंडीशन बने रहें और फूड प्रोडक्शन जो है कि मिलता रहे। द एक्वाकल्चर सेक्टर लॉग्स फॉर बिहाइंड द क्रॉप एंड
like stock sectors with regard to the development of domesticated and genetically improved strains। इसको ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म जेनेटिक इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी अप्लाई किया जाता है। इसमें जो खास मेन जो वर्क हैं वो है, सामने देखिए, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसमें तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करना है। जो मेन फिशेज हैं जिसका डिमांड अधिक है उसको जो है उसकी ब्रीडिंग करा के, उसका जो आर्टिफिशियली ब्रीडिंग करा करके, सिलेक्ट करके ब्रीडिंग करा के इसके जो है कि स्पीसीज़ को जो है कि इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि इसका डिमांड बना हुआ है तो ये इसका प्रोडक्शन भी होता रहे। ग्रोथ रेट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट ऑफन इम्प्रूव्ड इन सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। अगर सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के हिसाब से चलेंगे तो जो डिमांडेड एक्वेटिक स्पीसीज़ हैं उनका ग्रोथ रेट भी अच्छा रहेगा। एंड इंक्रीजेज अप टू 20% पर जनरेशन हैव बीन रिपोर्टेड। यहाँ तक रिपोर्ट मिला है कि 20% पर जनरेशन इनकी ग्रोथ रेट इंक्रीज करती है। अदर ट्रेड्स हैव बीन शोन टू हैव एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस एंड देयरफॉर amenable to improvement. Traits such as disease and stress resistance, timing of maturity and flesh quality are now being increasingly included in selective breeding programs। यानी कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत अगर काम किया जा रहा है इसमें तो डिजीज़ तो जो है कि डिजीज़ रेजिस्टेंस वाले स्पीसीज़ मिलेंगे, स्ट्रेस रेजिस्टेंस वाले मिलेंगे। यानी जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं जिससे कि एक्वेटिक एनिमल काफ़ी मर जाते हैं, नुकसान उनका होता है, उससे भी ये बचे रह सकते हैं। अगर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है, जेनेटिक स्ट्रॉन्गेबिलिटी है तो इससे ये जो डिजीज़ और स्ट्रेस रेजिस्टेंस वाले स्पीसीज़ मिल पाएंगे। और टाइमिंग ऑफ मैच्योरिटी, और जो काफ़ी देर में जो मैच्योर होते हैं स्पीसीज़ वो कम समय में मैच्योर हो पाएंगे। ये भी जेनेटिक टेक्नोलॉजी द्वारा ही ये संभव हो सकता है। एंड फ्लैश क्वालिटी, और जो फूड मटेरियल है उसका जो फ्लैश क्वालिटी है वो भी अच्छा हो। ये सारा का सारा जो है कि कैरेक्टरिस्टिक यानी ये रिक्वायरमेंट अगर पूरा का फुलफ़िल हो सकता है तो वो जेनेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो सकता है, यानी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के थ्रू ही हो सकता है। इसके लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराया जाता है। इसके अलावा इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्पीसीज़ हैं जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के योग्य हैं। तो उसमें देखा गया है कि जो एग्जाम्पल्स हैं अटलांटिक कॉड, अटलांटिक सालमन, कॉमन कार्प, गिल्थ हेड सी ब्रेम, हाइब्रिड स्ट्रिप्ड बास, लेक मलावी टिलेपिया, मेडिटेरेनियन सी बास, नील टिलेपिया, रेड सी ब्रीम एंड रोहू कार्प। इतने जो स्पीसीज़ हैं यही जो इनमें ही जेनेटिक इम्प्रूवमेंट यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराया जा सकता है, ये रिपोर्ट है। और इस तरह से जब आगे हम चलते हैं तो देखते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग में स्पेसिफिक पैथोजन फ्री, यानी कि जो स्पीसीज़ हैं इसमें किसी तरह की बीमारी न होने पाए। अगर ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराया गया है तो इनमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं आएगी, कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सेफ बने रहते हैं। स्पीसीज इस पैथोजन फ्री यानी SPF देखने को मिलता है। तो इस तरह से ऑन डिजीज रेजिस्टेंस द एडाप्शन ऑफ डोमेस्टिकेटेड एंड जेनेटिकली इम्प्रूव्ड श्रिम्प, इसमें एक जो है कि स्पेशल टाइप की जो वैरायटी है पिनेसियस वेनेमेरी, तो इसमें ये देखने को मिलता है। तो इसके लिए जो है कि कुछ स्पीसीज सेलेक्ट किए जाते हैं जिसमें जो इस तरह की क्वालिटी पैदा की जा सकती है, इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग में लेते हैं। उसके अलावा जो है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है यानी इसमें टेक्नोलॉजी में ही, तो जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है अलग अलग, तो इसमें एक टॉपिक है जीन इंजीनियरिंग, सेक्स मैनिपुलेशन, क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन। तो पहले जीन इंजीनियरिंग कैसे फिश एक्वेटिक स्पीसीज़ में इनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे की जा सकती है, इसको जो है कि एक्सप्लेन किया जा रहा था। पहला टॉपिक जो है
सिलेबस में भले ही तीसरे नंबर पर, लेकिन सबसे पहले हम इसको ही डिस्क्राइब करेंगे। जीन इंजीनियरिंग या इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इज नाउ बिगिनिंग to find application in the production of aquaculture feed to assist in reducing the dependency on fish meal and fish oil and to improve the terrestrial animal and plant based feed ingredients. एग्जाम्पल्स इंक्लूड, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो इनके जीन्स को प्यूरिफाई करके टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको जो है हम चाहे प्लांट हों चाहे एनिमल हों, एनिमल फूड हो चाहे प्लांट फूड हो, दोनों के ग्रेडियंट में जो है कि चेंजिंग की जा सकती है और इनके जीन को प्यूरिफाई करके अच्छे जीन्स को ले करके अच्छी स्पीसीज तैयार करके उसका कल्चर कराया जा सकता है। तो यही काम इसमें होता है। उसमें करते क्या है, उसमें कुछ हार्मोन्स प्रयोग करते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें दिया है एग्जाम्पल जो इंक्लूड है, इसमें कौन कौन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल सामने लिए गए हैं। फर्स्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ईस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट फीड इंग्रेडिएंट सच एज फिश ग्रोथ हार्मोन एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। तो इसमें जो है कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स और फिश ग्रोथ हार्मोन, इसको जो ग्रेडियंट के रूप में लेते हैं और इसको ईस्ट से तैयार किया गया है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ईस्ट फॉर प्रोडक्शन। तो इसके जो ईस्ट प्रोडक्शन से फिश ग्रोथ हार्मोन्स और कैरोटीनॉइड पिगमेंट को जो है कि क्रिएट करते हैं और इसके थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को जो है कि प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा है प्री प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ प्लांट मटेरियल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को भी इस प्रोसेस के थ्रू जो है कि इंक्रीज करते हैं। ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स विथ ए बेटर अमीनो एसिड प्रोफाइल एंड लेस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। जैसा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ फिश एक्वाकल्चर के लिए नहीं बल्कि प्लांट और एनिमल में भी इसे यूज़ किया जा रहा है, तो उसी तरह से प्लांट ब्रीडिंग में भी जो है कि इसके जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को हटा करके जो है कि इम्प्रूव करने के लिए भी अप्लाई किया जाता है। उसी तरीके से इसमें भी कन्वर्टिंग लो ग्रेड लैंड एनिमल बाई प्रोडक्ट इनटू हाई वैल्यू प्रोटीन्स, मतलब हाई वैल्यू प्रोटीन्स वाले एनिमल्स को और उसके बाई प्रोडक्ट को जो है कि एनिमल द्वारा ग्रेडेड करना, कन्वर्ट करना और उसको जो है कि प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ाना, यानी नीड को देखते हुए पॉपुलेशन फूड नीड को जो है कि इम्प्रूव करने के लिए भी इसको अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो है ट्रांसजेनिक फिश, ऐसे फिश जिसमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के बाद जब उनके जीन्स को प्यूरिफाई करके अच्छे जीन्स वाले फिश जब तैयार करते हैं तो उसको हम ट्रांसजेनिक फिश बोलते हैं। तो ट्रांसजेनिक फिश इस तरह का सबसे पहले जो है कि 1980 में ये बनाया गया और तभी से इस फील्ड में काम चल रहा है। तभी से जो है कि ट्रांसजेनिक फिश भी एग्जिस्ट हुए और तब से जो है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लेवल पर एक्वाकल्चर के फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई किया जा रहा है। तो ये तो इसका लॉन्ग टर्म जो है कि स्ट्रेटजीज़ थी और इसके बाद हम जो है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ भी डिस्क्राइब करेंगे और आगे के जो है कि वीडियो जारी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।